फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं। जो भारत का भौतिक स्वरूप से लेकर है वहाँ पर एक प्राकृतिक वनस्पति या वन से रिलेटेड क्लास लिया गया। उस क्लास को देखिए, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वन कौन सा पाए जाते हैं। अब वनों के प्रकार देखिए, वन का बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें हम लोग सदाबहार वन देखेंगे। इस सदाबहार वन को एवरग्रीन कहते हैं, यानी इसके पत्तियां वर्ष भर हरे भरे रहती है। फिर पर्णपाती वन देखेंगे, पर्णपाती इसको पतझड़ वन भी बोलते हैं। फिर शंकुधारी वन, पर्वतीय वन और सभी प्रकार के वनों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो वही कह रहा है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कौन सा वन का है, तो वह है उष्णाद पतझड़ वन। अब देखिए, इस उष्णाद पतझड़ वन को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। जो बात की जाए तो यह भारत के लगभग 41.87% भागों पर, यानी सबसे अत्यधिक भूमि पर यही है उष्णाद पतझड़ वन। तो पतझड़ वन को हम लोगों ने दूसरा नाम क्या जाना, पर्णपाती वन, जिसे इंग्लिश डेडिडियस होता, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ दिया जाता। तो ध्यान में रखेंगे, DECEDIOUS डिसेसियस वन भी कहते हैं इसको। और ऑप्शन ए में पर्वतीय वन। देखिए, पर्वतीय वन क्या है, यह मुख्यतः जब क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु दशाओं में विशेषकर तापमान व वर्षा में परिवर्तन आता है। इसलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के स्वरूप में भी क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखेंगे क्या होता है, अल्पाइन वन तक की वनस्पतियां भी पाई जाती है। तो ये पर्वतीय वन है। इसमें मुख्यतः 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। फिर 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोंधारी शंकु वन मिलते हैं, वो पर्वतीय वन में देखने को मिलेगा। इसके बाद है उष्णाद सदाबहार वन। इस सदाबहार वन को, जिसको हम लोग अभी चर्चा किए, इसे सदाबहार वन को एवरग्रीन वन के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः सदाबहार वन आगे देखेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र है और एक अर्ध है। तो अर्ध में क्या होता है, इसमें पर्णपाती तथा सदाबहार दोनों वन पाए जाते हैं। तो आर्द्र मानसूनी वन है। अब देखिए, मानसूनी वन किसको कहते हैं, मानसूनी वन मुख्यतः उसे कहा जाता है जो उष्ण कटिबंधीय, जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है वह मानसूनी वन के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। तो सबसे अत्यधिक वन पूछ जाए भारत के कौन सा पाया जाता है क्षेत्रफल पर, तो वह हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन बोलिए या पर्णपाती वन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो में कह रहा है कि उन देशों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और वार्षिक औसत वर्षा 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब आप बताइए कि उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, तो वह जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मात्र एक वन है, वह सदाबहार वन। इस सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है, बारिश होता है, और जो औसत वार्षिक तापमान होता है वह 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी 24 सेंटीमीटर, और आर्द्रता 70% पाई जाती है। यही है आर्द्र पर्णपाती वन। यह मुख्यतः पाया जाता है कौन सा भागों में, यह मुख्यतः आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, जिसे हम लोग सहाद्री के नाम से भी जाना जाते हैं। सहाद्री कहाँ कहा जाता है, इसी पश्चिमी घाट को कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसको, पश्चिमी घाट को। तो सहाद्री के क्षेत्र में, अंडमान निकोबार में और कुछ शिलोंग के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, सदाबहार वन को कभी कभी सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा 3 में, देश में 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा में कौन सा वन पाया जाता है। अब देखिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक पूछता है वर्षा, तो वह होता है सदाबहार वन। और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में मुख्यतः क्या होता है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पाया जाता है। इसी पतझड़ वन को पर्णपाती वन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस पतझड़ वन को या पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में क्या हो गया, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी, और शुष्क पर्णपाती वन में इसमें 50 कहिए या 70 कहिए, 70 से 100, 10-20 आगे पीछे रहेगा तो आप उसे पकड़ लीजिएगा। जो इसका एग्जैक्ट डाटा दिया गया एनसीईआरटी में वो यही है कि 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या होगा, शुष्क पर्णपाती वन। तो कह रहा है कि 200 से 200 सेंटीमीटर, तो देखिए 100 से 200, तो उष्णाद पतझड़ वन ऑप्शन नंबर एक ही में। अगर इसमें दिया हुआ रहता आर्द्र शुष्क, तो हम लोग आर्द्र मारते।
तो इसमें सिर्फ पतझड़ वन की चर्चा की है, तो क्या हो जाएगा, उष्णात पतझड़ वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 में, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में वह जो मरुस्थलीय वन होता है इसमें पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय वन जिसमें देखा जाए 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इसमें क्या होता है, जो पत्ते होता है वह अपने रूप को परिवर्तित कर कांटे का रूप धारण कर लेती, ताकि क्या करे, वह मरुस्थलीय भागों में भी जीवित रह सके तथा पानी का वाष्पोत्सर्जन भी कम हो सके, इसलिए वह कटीली कांटेदार के रूप में अपने आप को क्या करती है, वह परिवर्तन कर लेती है। तो ध्यान में रखेंगे, यह मुख्यतः हम लोगों ने जब क्लास किया था तो वहाँ पे चर्चा किया था कि जो मरुस्थलीय वन है, जिसे कटीले वन या झाड़ियों के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, वह मुख्यतः मध्य प्रदेश के इंदौर से, यहाँ पर था इस प्रकार से था, मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश के इंदौर से कर्नाटक के कुर्नूल तक अर्धचंद्राकार के आकार का एक भाग बन रहा था, जिसमें मुख्यतः इस प्रकार के मरुस्थलीय वन को देखने को मिला था। ऐसे मुख्यतः आपको गुजरात, राजस्थान वह पंजाब के उन भागों में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 में, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं। अब कह रहा है दलदली और ज्वार भाटा, तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। देखिए मैंग्रोव वन से रिलेटेड आपको यूपीएससी में भी एक बहुत अच्छा इससे प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से चक्रवातों तथा ज्वार भाटा को रोकने में मैंग्रोव वन किस हद तक मददगार है, तो वह उसका लिखने के आया था डिस्क्रिप्शन। तो देखिए दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में, तो दलदली क्षेत्रों में मुख्यतः जो नदियों का ताज़ा जल होता है और समुद्र के खारे पानी जब आपस में मिलते हैं तो वह भाग क्या होता है, दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उसी क्षेत्र में मैंग्रोव वन का निर्माण होता है, और ये मैंग्रोव वन मुख्यतः क्या होते हैं, वह तट को अस्थायी बनाए हुए रखते हैं, और जिसके कारण वह अगर ज्वार भाटा भी आता है, पानी का तेज रफ्तार भी आता है, तो उसे कम करने में वह मददगार होता है। तो यही होता है दलदली अथवा ज्वार भाटों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन। कभी इसके दूसरा तरह से भी पूछा जा सकता है, जिसे आगे हम लोग देखेंगे। छठा करा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। अब देखिए मैंग्रोव वन मुख्यतः वहाँ पाया जाता है जहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया कि नदियों के ताज़ा जल तथा समुद्र के खारे पानी मिलकर डेल्टा का निर्माण करता है। उस क्षेत्र में वहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और उस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यह मुख्यतः कौन कौन, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्ण हो गया, ये सभी नदियां जहाँ पर क्या करती, डेल्टा का निर्माण करती, वहीं पर मुख्यतः मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब देखिए क्या इसमें से कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या होता है, एक मैंग्रोव वन का दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है सुंदरबन के आसपास में, और काफ़ी बड़ा एक डेल्टाई क्षेत्र जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति काफ़ी मात्रा में उपजा हुआ है, तो वहीं पर पश्चिम बंगाल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो यह मुख्यतः यह कर्नाटक के जंगलों में पाए जाते हैं। अब याद करिए कर्नाटक कहाँ होगा इस ऑप्शन में, आसम के पहाड़ियों में तो नहीं होगा, शिवालिक में नहीं होगा, सतपुड़ा में नीलगिरी होगा। क्यों नीलगिरी होगा, क्योंकि नीलगिरी की हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह मुख्यतः नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, यह केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के जहाँ पर जो मिलन बिंदु मुख्यतः वहीं पर नीलगिरियों का पहाड़ियों भी बना हुआ है, तो मुख्यतः यहीं पर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। अगर कर्नाटक रहता तो कर्नाटक हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या। अब देखिए साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है। यह केरल के पालक्कड़ जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है, जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसका जो बात किया जाए, यह अपनी जैव विविधता के लिए सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में जैसे ये साइलेंट वैली इधर हो गया ना, इसके उत्तर में क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और वही दक्षिणी मैदानी भागों में जो कुछ मैदानी भाग है वहाँ पर क्या है, जैव विविधता का निर्माण है, जो साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। तो जैव विविधता है वो सदाबहार वन के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों की घाटी। याद करिए इससे पहले जो क्लास हुआ था हम लोगों ने चर्चा किया था, जब नेशनल पार्क पढ़ रहे थे और अभ्यारण्य पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था फूलों की घाटी, जो एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड में भी। अगर वह भी क्वेश्चन साध है तो वहाँ से भी गेस पर आप उत्तराखंड मार सकते हैं। फूलों की घाटी यह मुख्यतः उत्तराखंड में ही है, और आपको बता दें इसे यूनेस्को द्वारा 1982 ईस्वी में क्या मिला था, विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। ये नंदा देवी के जो अभ्यारण्य है उसी में का भाग है यह फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में है कि शांत घाटी। शांत घाटी क्या है, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ है, तो साइलेंट वैली हम लोग जब नेशनल पार्क या अभ्यारण्य का क्वेश्चन किए थे उसमें भी आया था शांत वैली, जो क्या है, केरल में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की
विविधता का कारण क्या है? तो पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई, पूर्वी हिमालय में 4। क्या है विविधता का कारण? देखिए, हम लोग जब क्या पढ़े थे, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोगों ने आर्थिक तथा भौगोलिक आधार पर जो विभाजन किया था, उसमें देखा था उत्तर के पर्वतीय भागों का विस्तार, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि पूरब से पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब तक जो हिमालय विस्तार किया गया, उसमें उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा 4 भाग था? उसमें हम लोगों ने देखा था कश्मीर की घाटी, कुमायूं की घाटी, और नेपाल की घाटी, और असम की घाटी। और इस जो हिमालय क्षेत्र था, जो पर्वतीय क्षेत्र था, उसे उत्तर से दक्षिण में भी मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय देखे थे, बाह्य हिमालय देखे थे, निम्न हिमालय देखे थे, और सबसे बाहरी भाग जो क्या था, शिवालिक हिमालय था या लघु हिमालय था, उसे हम लोगों ने देखा था। तो उसी में से कह रहा है कि जो पर्वतीय जो है पश्चिमी हिमालय, यानी पश्चिम इस साइड में पश्चिमी हिमालय की पर्वतीय 3000 मीटर की ऊंचाई है, और पूर्वी हिमालय जो मुख्यतः पूर्वी हिमालय आप कह सकते हैं, जो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः कहाँ से बात की जाए, जो ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहाँ से लेकर, जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान से लेकर सिक्किम के भागों तक में फैला हुआ है, उसे हम लोग असम हिमालय, तो वहाँ तक में करा उस क्षेत्र में जो पूर्वी हिमालय, वहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। कारण क्या है कि जो पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है, इसी के कारण जो ऊंचाइयां हैं वहां पर अधिक देखने को मिल रही है पर्वतीय वनस्पतियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 में कह रहा है निम्न में से सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में सागौन है, देवदार है, सुंदरी है और सिनकोना है। तो आप चारों को पढ़िएगा तो सबसे पहले सुंदरी आपके माइंड में आएगा, क्योंकि सुंदरी आपको पता होगा कि सुंदरबन डेल्टा का नाम इसी सुंदरी नामक वनस्पति के कारण पड़ा है, जो तेजी से फैलता है। तो सुंदरी का तो डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से मिलान। अब बताइए देवदार। अब यह देवदार है, तो देवदार का किससे है? सागौन कहाँ पाया जाता है? तो सागौन जो मुख्यतः यह हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, और देवदार मुख्यतः यह कहाँ पाए जाते हैं? यह हिमालय के तराई में पाए जाते हैं। अब बच गया सिनकोना। सिनकोना जो मध्य भारत में पाए जाते हैं। सिनकोना मुख्यतः जो सदाबहार वन के में यह सिनकोना आता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 में करा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में वन के प्रकार है और सूची 2 में प्रदेश है। सूची 1 में कौन कौन सा वन का प्रकार है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए आ गया, हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो पर्णपाती वन है, जिसे हम लोग पतझड़ वन या डेडिसियस वन के नाम से भी जानते हैं, तो पतझड़ वन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, या पर्णपाती वन कौन कौन होते हैं? आर्द्र और शुष्क। आर्द्र क्या होता है? आर्द्र पर्णपाती वन मुख्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है, और शुष्क पर्णपाती वन में इसमें मुख्यतः 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो आपको पता करना है कि शुष्क जो पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन मुख्यतः कहाँ देखने को मिलता है? तो आर्द्र पर्णपाती वन यह मुख्यतः तराई के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जहाँ पे तराई होगा स्वाभाविक बात है वहाँ से बारिश भी अधिक होगी। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यह आपको मध्य गंगा मैदान में देखने को मिलेगा। और अल्पाइन, अल्पाइन तो आप लोगों ने पढ़ा ही था कि अल्पाइन में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, जो पर्वतीय वन होते हैं उसमें मुख्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं वर्षा में भी परिवर्तन होता है, इसलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के स्वरूप में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। और वही ऊंचाई बढ़ने के क्रम में जो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां तक मिलती है, यानी जब वहाँ से बढ़ते बढ़ते अल्पाइन वनस्पतियां तक मिलती है, और यह मुख्यतः 1500 मीटर की ऊंचाई तक उसे पर्णपाती वन कहा जाता है। जब उससे अत्यधिक 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो भी वन मिलते हैं वह कोनधारी सदाहरित वन के में जाने जाते हैं। जो क्या होते हैं? मुख्यतः जो अल्पाइन वन होते हैं वह क्या होते हैं? वह कहने का मतलब एक प्रकार से उसको क्या कहिएगा, यह मुख्यतः हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर जिसकी ऊंचाई अभी हम लोग चर्चा किए कि 2500 से 3500 कहिए, उसी के बीच में होता है। तो इसका हो जाएगा अल्पाइन, क्या हो जाएगा? 4 में है, 3 में है, तो अल्पाइन वन बच गया। कौन कौन? मध्य गंगा का मैदान तो हो गया, तराई भी हो गया, तो बच गया अरुणाचल प्रदेश, ये अल्पाइन हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो सदाबहार वन की चर्चा हम लोग किए थे कि मुख्यतः सह्याद्री के क्षेत्रों में पश्चिमी भागों में तथा पूर्वी भागों में, उसके बाद अंडमान निकोबार क्षेत्र में सदाबहार वन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में करा पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार। तो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले, अभी हम लोग चर्चा की कि जो पश्चिमी घाट, ये देखिए ये भारत हो गया, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इसी पश्चिमी घाट को हम लोगों ने बोला था कि कहाँ? कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट में मुख्यतः सदाबहार वन देखने को मिलता है। तो अब बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा सदा हरित वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है,
15 में कह रहा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब कह रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आर्द्र सदाबहार वन है। तो मुख्यतः देखिए सदाबहार वन दो प्रकार से ही होता है, एक आर्द्र कहिए, कभी कभी शुष्क भी देखने को मिलता है, तो आंशिक परिवर्तन है। सदाबहार मतलब इसके पत्ते तो वर्ष भर क्या रहते हैं, हरा ही रहते हैं, तो सदाबहार वन वही कहलाते हैं। तो आर्द्र सदाबहार मुख्यतः अगर पूछ दिया जाए तो वह कहाँ हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार में आर्द्र सदाबहार वन देखने को मिलेगा, जिसमें आप आ जाइए नीलगिरी में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ सहाद्री क्षेत्रों में, पर्वतीय भागों में भी देखने को मिल जाएगा। फिर सुमेलित करना है वार्षिक वर्षा और वनों के प्रकार। अब देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर, बी में है 50 से 100 सेंटीमीटर, तो पहला ऑप्शन है 100 से 200 सेंटीमीटर। हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो पर्णपाती वन है उसे दो भागों में बांटा गया, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती को पतझड़ वन नहीं कहते। तो बताइए 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होगा, आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ है, तो पतझड़ वन मात्र ऑप्शन नंबर 1 में है, सिर्फ उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, तो इसका उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हो जाएगा। उसके बाद है 50 से 100 सेंटीमीटर, तो 50 से 100 वहाँ पे हम लोगों ने बताया था डाटा इसका 70 से 100 सेंटीमीटर, तो कभी कभी 10-20 आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपना वहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करिएगा। उसी डाटा के कभी कभी कुछ 10-20 का डिफरेंस भी पाया जाता है। तो 10 से 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो हम लोग गलत मिलान किए कि 100 से 200 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सदाबहार नहीं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। 50 से 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आर्द्र मरुस्थलीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तो यह हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन हो जाएगा। उसके बाद है 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो मात्र एक है सदाबहार वन, और 50 सेंटीमीटर से कम मरुस्थलीय क्षेत्र अर्ध मरुस्थलीय वन। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होती है वहाँ के जो पौधे होते हैं वह अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि क्या हो सके, वह कम पानी में भी जीवित रह सके, जिसमें हम लोग देखेंगे बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस, ये सभी देखने को मिलता है। जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक में ये भागों में फैला हुआ है इस प्रकार के कटीले वन, जो अर्धचंद्राकार के आकार का है। तो वह भी प्रश्न कभी कभी हो सकता है, पूछ दे कि अर्धचंद्राकार का संबंध कहाँ से है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे दे, पर्वतीय वन, सदाबहार वन, कटीले वन, तो हो जाएगा कटीले वन या मरुस्थलीय वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान मानता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को अधिक आसान बनाता है, तो वह है अधिक मुलायम लकड़ी का होना तथा समरूपता का मिलना। तो 2 एवं 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 में कह रहा है निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार वन तो पहली बात यह कहाँ मिलते हैं, यह उस क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तथा यहाँ का जो औसत वार्षिक तापमान होता है वह 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होता है। उस क्षेत्र में सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ के जो पौधे पाए जाते हैं वो सदा हरा भरित, मतलब सदाभर यानी हर मौसम में वो हरित रहते हैं। यानी यहाँ के जो वृक्ष होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और ऊपर जाकर एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और नीचे तक प्रकाश को नहीं पहुँचने देते हैं। वही जब सदाबहार वन से थोड़ा नीचे आएंगे, कौन सा आर्द्र में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पहुँचेगा, और अर्ध सदाबहार में आएंगे तो उसमें प्रकाश पहुँचेगा। तो वो भी आगे देखेंगे। तो कह रहा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा किया कि सदाबहार वन मुख्यतः सहाद्री के भागों में तथा अंडमान निकोबार क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सहाद्री बताइए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो वही है ना सबसे दक्षिणी तट में, जहाँ पर हम लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में कहाँ पर है, मुख्यतः ये केरल तमिलनाडु के मध्यवर्ती भाग में इसका फैला हुआ है, यहाँ से लेकर कुछ ऊपरी भाग तक कर्नाटक तक। तो यह हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो शहतूत का रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक शहतूत रेशम में है। नेक्स्ट देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा पहले भी की कि सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी नामक वनस्पति पादप पाया जाता है जो काफ़ी तेज़ी से उसका विकास होता है, इसी के कारण इसका सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कर्नाटक, जहाँ पे कर्नाटक नहीं था तो कर्नाटक के जंगल में यह क्या होता है, चंदन की लकड़ी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में कह रहा है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। देखिए अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मुख्यतः कहाँ मिलती थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ पर जिसकी ऊंचाई मतलब 1500 कह लीजिए या 2500 से
2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर होता है। वहाँ पर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति और वन देखने को मिलते हैं। अल्पाइन वनस्पति के ठीक ऊपर वाला भाग वनस्पति होगा और जो छोटे छोटे रहेंगे वो वनस्पति कहलाएंगे। तो यह उत्तरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जहाँ पर जिसको व्यवसाय के रूप में अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो अब आप बताइए कौन होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन या कोंधारी वन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या होगा? यह होगा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अब अर्ध सदाबहार वन के अंतर्गत में कौन आता है? देखिए अर्ध है, ये आर्द्र नहीं है, तो अर्ध में आ जाएगा आर्द्र सदाबहार वन भी आ जाएगा और आर्द्र पर्णपाती वन भी आ जाएगा। ये दोनों का मिक्सचर होता है, वही मिश्रण को ही अर्ध सदाबहार वन कहते हैं, जिसमें दोनों प्रकार की लकड़ियाँ मिल जाएगी, लंबे से लंबे मिल जाएगी तथा पर्णपाती वन में जो पाए जाते हैं उस प्रकार की लकड़ियाँ जिसका व्यावसायिक रूप में सबसे अत्यधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखिए, भारत में वनों का उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान। तो उष्णकटिबंधीय वनों का 93% और शीतोष्णकटिबंधीय का 7%। तो ध्यान में रखेंगे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान 53%, 93%, 93% और 7% है। अब 25 में देखिए, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ी और सवाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतझड़ वन। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। क्यों प्रमुख है? क्योंकि भारत के सबसे अत्यधिक भागों में पाया जाता है पतझड़ वन, जो लगभग 41.87% भागों में देखने को मिलता है। तथा इस वन में जो भी लकड़ियाँ मिलती है उसका डेली लाइफ में ज़्यादा उपयोग होता है। फर्नीचर से लेकर घर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका उपयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में, निम्नलिखित में से कौन से राज्य तेंदू पत्ते के उत्पादक है? देखिए तेंदू पत्ते का जो फल होता है मुख्यतः बहुत काफ़ी अच्छा होता है, वो नारंगी लाल रंग का भी होता है, पीले रंग का भी, इस टाइप से उसका फल होता है। यह मुख्यतः जो पाया जाता है मध्य प्रदेश और यूपी में पाया जाता है। इसके पत्ते को बोला जाता है कि बीड़ी बनाने का निर्माण में होता है। क्या हम राइट हैं? आप बताइए, क्या इसके पत्ते का उपयोग सही में बीड़ी बनाने में किया जाता है? हमें थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद पत्ते का बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। ये मध्य प्रदेश यूपी में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखिए, निम्नलिखित में से भारत के क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? जिसमें मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, पर्णपानी वन भी और पर्णपाती वन का भी संयोजन हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर है, जहाँ पर मैंग्रोव वन भी देखने को मिलेगा, सदापर्णी वन भी देखने को मिलेगा और पर्णपाती वन भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, जो वन चक्रवातों एवं अवरोधों का कार्य करते हुए कौन से वन है? देखिए यही इसी टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, किस प्रकार से मैंग्रोव वन क्या है, चक्रवातों के अवरोधों का क्या है, चक्रवातों को अवरोधों के लिए उपयोगी है, लाभदायक है, उसी का था बर लिखने के लिए। तो मैंग्रोव वन, चूँकि मैंग्रोव वन हम लोग पढ़े थे, मैंग्रोव वन कहाँ होता है? मैंग्रोव वन उस स्थान पे होता है जहाँ पर नदियों के ताज़ा जल तथा समुद्र के खारे पानी मिलता है तथा वहाँ पर दलदली भाग उत्पन्न होता है और उस दलदली भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, वहाँ तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं, जिसकी जड़ें पानी के अंदर तक भी काफ़ी मजबूती से पकड़ी हुई रहती है और ऊपर तक भी, और जैसे वो चक्रवात आता है वो चक्रवात को कम करने में काफ़ी हद तक सहयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का वन किस नाम से जाना जाता है? वह सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा क्यों है? क्योंकि सुंदरी नामक वहाँ पर पादप पाया जाता है जो काफ़ी तेज़ी से विकास होता है, उसी के कारण सुंदरवन डेल्टा पड़ा। 30 देखेंगे, नदी डेल्टाओं में किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि डेल्टा का जो नदियाँ क्या होती है, नदियों का ताज़ा जल तथा समुद्र के खारे पानी मिलकर मिलती है और वहाँ पर दलदली भाग का निर्माण करते हैं। उस दलदली भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो कौन हो गए? कृष्णा, गोदावरी तो है नहीं, तो कृष्णा गंगा तो होगा ही होगा, और एक स्वर्ण रेखा नदी, 2 3 4 हो जाए, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम है। नर्मदा तो होगा नहीं क्योंकि डेल्टा बनाती नहीं है, ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। कह रहा है कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन है? आर्द्र सदापर्णी वन कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए आर्द्र सदापर्णी हो जाएगा एक अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो भी इसको क्या कहिएगा, मतलब हिमालय श्रृंखला का, पर्वतीय श्रृंखला का जो सबसे पूर्वी भाग है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असम हिमालय के रूप में भी जानते हैं। तो वहाँ पर मुख्यतः जो पाए जाते हैं सदापर्णी वन पाए जाते हैं, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। तो केवल 1 और 3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ पे आर्द्र सदापर्णी वन है। तो
ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।